नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति डॉक्टर अरुण कुमार का निधन। आपको पता है कि जो बिहार की विधायिका है उसके दो सदन हैं, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधानसभा में जो हेड होते हैं इसके, उसको हम विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, और विधान परिषद के जो हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते, चेयरपर्सन को सभापति बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं तो लोकसभा के चेयरपर्सन को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के चेयरपर्सन को क्या बोलते हैं, सभापति। उसी तरीके से राज्यों में भी ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कुछ राज्यों में ही केवल द्विसदनीय विधायिका है, जैसे कि बिहार में है, यूपी में है, अभी जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो यूटी बन गया तो वहाँ पर से ख़त्म हो गया। इसके अलावा कर्नाटका में है, ठीक है, तेलंगाना में। तो यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, इसलिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो विधान परिषद के सभापति की बात हो रही है। ठीक है, तो अरुण कुमार जो कि विधान परिषद के पूर्व सभापति थे, इनका निधन हो गया। थोड़ा सा देख सकते हैं, ये 90 वर्ष के थे। और यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार मानव भारती प्रभृति साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक, अध्यक्ष और मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत खास बात नहीं, इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कब से कब तक बिहार विधान परिषद के सभापति थे, तो 1984 से 1986 तक। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 1984 से 1986 तक इन्होंने विधान परिषद के सभापति के तौर पर काम किया था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर 2006 से 2009 तक बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति की भी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। क्लियर है। और ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। और इनका जो जन्म था वो रोहतास में हुआ था, रोहतास के मशनहट्टा दुर्गावती। ठीक है, रोहतास में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बस और कुछ नहीं। फेसबुक ने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अक्षय ऊर्जा क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब किस में आते हैं, अक्षय ऊर्जा में आते हैं। तो फेसबुक ने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। जो स्थानीय कंपनियां होंगी उनसे फेसबुक क्या करेगी, अक्षय ऊर्जा खरीदेगी। इस तरीके का यहाँ पर भारत में फेसबुक के द्वारा किया गया यह अपनी तरह का ये एक पहला सौदा है। 2020 में फेसबुक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन गया है। कल भी हमने बात किया था इसके बारे में कि यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर। ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर, इसका क्या मतलब हो गया। देखिए, जीरो कार्बन एमिटर इसका क्या मतलब है, और इससे पहले भी हमने बात किया था। देखिए, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका मतलब होता है कि जब कोई देश जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा, जितना कार्बन वो प्रोड्यूस करेगा, एमिट करेगा, उतना ही कार्बन को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट होगा एमिशन वो क्या होगा, ज़ीरो। जैसे मान लीजिए 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या पर्यावरण में किसी देश ने छोड़ा, और 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ही उसी साल यहाँ पर उस देश में ही एब्जॉर्ब कर लिया गया पेड़ पौधों सबके द्वारा मिला करके, तो पर्यावरण में कितने % या कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा, ज़ीरो। तो इसको कहा जाता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक। तो जो फेसबुक कंपनी है, अब उसके द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन वगैरह जो गैस हैं वो उसकी जितनी मात्रा एमिट की जाती है उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है। तो अब इस एक तरीके से फेसबुक जो है वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन गया। तो ऐसा करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना होगा, अक्षय ऊर्जा की खरीदारी करनी होगी। जो भी वो एनर्जी यूज़ कर रहा है उसे ध्यान रखना होगा कि ये जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कोयले के जलाने से ना बनी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से जो फेसबुक है वो अपने इस शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक की जो प्रकृति उसे मिल चुकी है उसे बनाए रखने के लिए अब उसे अक्षय ऊर्जा का प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें
फेसबुक और क्लीनमैक्स, जो भारत में ये कंपनी है क्लीनमैक्स, इससे इसने समझौता किया है और ये मिल करके यहाँ पर सौर और पवन परियोजनाओं पर काम भी कर रहे हैं। कर्नाटक का जो 32 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना है इसी समझौते का एक हिस्सा है। इसमें जो बिजली बनेगी वो कौन यूज़ करेगा? फेसबुक ही यूज़ करेगा। ठीक है। इसके अलावा फेसबुक ने सिंगापुर की ऊर्जा प्रदाताओं सनसेट ग्रुप और टेरेनस एनर्जी के साथ भी इसी तरीके का समझौता किया है। तो फेसबुक तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो पूरे दुनिया में काम करती है, तो हर जगह इसको, जहाँ पर इसके भी ऑफिसेस हैं, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये बिजली का प्रयोग तो करेगी, लेकिन जीवाश्म ईंधनों या ताप विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त बिजली का प्रयोग ना करके ये अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे प्राप्त बिजली का प्रयोग ये करेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स वगैरह में डील करती है सॉफ्टवेयर पे मुख्यतः। जैसे विंडोज़, आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें जो विंडोज़ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इसके अलावा पावर पॉइंट, MS वर्ड का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, जिससे काफ़ी चीज़ें तैयार की जाती हैं, पढ़ाने के लिए भी मैटर तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। तो ये पावर पॉइंट किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। अब इसके केंद्रीय कृषि मंत्रालय के बीच में ये समझौता हुआ है 6 राज्यों UP, MP, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा? 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। ठीक है, 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न काम किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों की हित में काम किए जाएंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अभी इसके CEO कौन है? सत्या नडेला ये हैं। ठीक है, और बिल गेट्स के बारे में नाम सुना ही होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगी। जब भी आप कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्च करते हैं या कहीं पर बस वगैरह सर्च करते हैं कहीं जाने के लिए, तो उसमें क्लियर ट्रिप ज़रूर दिखता होगा आपको गूगल सर्च करने पर। ठीक है, तो इस कंपनी का अधिग्रहण करेगी कौन? फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी हुआ करती थी। सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, इन लोगों ने फ्लिपकार्ट को इस्टेब्लिश किया था। बाद में वॉलमार्ट कंपनी ने इस फ्लिपकार्ट को अधिग्रहित कर लिया था। अब ये यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, अब फ्लिपकार्ट किसका अधिग्रहण कर रही है? क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कर रही है। तो वॉलमार्ट यहाँ पर पेरेंट कंपनी हो गई। वॉलमार्ट ने किसका अधिग्रहण किया था? फ्लिपकार्ट का। अब फ्लिपकार्ट किसका अधिग्रहण कर रही है? क्लियर ट्रिप का। तो एक तरीके से ये जो क्लियर ट्रिप है वो वॉलमार्ट की ही कंपनी बन जाएगी। क्लियर है? चलिए, भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगी और ये 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण होगा। मतलब क्लियर ट्रिप के जो 100% शेयर हैं वो कौन खरीद लेगी? फ्लिपकार्ट खरीद लेगी। तो सारा खेल तो शेयर का ही होता है, जिसके पास जितने शेयर होते हैं वो उस कंपनी का उतना ही मालिक होता है। जैसे आपके पास कंपनी के 0.1% शेयर हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 100 शेयर जारी किया है और 1 शेयर आपके पास है, तो मतलब 1% शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 1% मालिक हैं। यहाँ पर फ्लिपकार्ट क्या करेगी? पूरे 100% शेयर क्लियर ट्रिप के वो खुद खरीद लेगी, तो उस कंपनी का मालिक कौन हो जाएगा? अब फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस समझौते के तहत फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप के संचालन ऑपरेशन का अधिग्रहण करेगा और हालांकि क्लियर ट्रिप जो है वो एक अलग ब्रांड के रूप में काम करती रहेगी। जैसे फ्लिपकार्ट आज काम कर ही रही है, लेकिन उसकी कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर ट्रिप भी काम करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर वो फ्लिपकार्ट उसकी मालिक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्लियर ट्रिप है इसकी स्थापना 2006 में हर्ष भट्ट, मैथ्यू स्पेसी और स्टुअर्ट क्राइटन इन लोगों ने मिलकर के किया था। तो ये फ्लाइट है, होटल्स है, ट्रेन का टिकट है, इन सब के लिए काम करती थी क्लियर ट्रिप। आगे चलते हैं। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया गया फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, EIU, ये कई सारे इंडेक्स जारी करती है। सारे इंडेक्स को हम एक जगह देख लेंगे आपके एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में
समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार इंटरनेट को शामिल करने और इंटरनेट तक पहुंच में लैंगिक समानता के मामले में भारत किस नंबर पर है? 49वें स्थान पर है। मतलब इसमें बताया गया कि मेल और फीमेल, भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में इंटरनेट की पहुंच कहां तक है। और आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा गाँव में भी, घरों में भी, कि पुरुषों के पास नेट की कनेक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें मोबाइल दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक सोच बनी हुई है। लड़कियों को अब मोबाइल दिए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से घरों में अभी भी उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाता। जब मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो नेट से कनेक्टिविटी उनकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत किस नंबर पे है? 49वें स्थान पर है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो 120 देश हैं, थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है। 2020 तक भारत में 6 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। ठीक है, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 1 अरब पहुंचने की उम्मीद है। एक सेकेंड में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा डेटा मिस्टेक है। 6 मिलियन का मतलब समझ लें 60 लाख, तो वो तो संभव नहीं है। ठीक है, हमारे देश में अरबों में यूज़र्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, उसको छोड़ दीजिए। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी? 1 अरब, मतलब 100 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, ये वाला डेटा आप याद रखें। जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका रेफरेंस देते हुए कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हाल ही में जो सूचकांक जारी किया गया उसके अनुसार 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी होगी? 1 अरब होगी। ठीक है, और यहाँ पर 120 देशों में लगभग 77 देशों ने इंटरनेट समावेशन में सुधार दिखाया है। ठीक, और क्योंकि अब कोविड-19 फिर ऑनलाइन शिक्षा, इन सभी चीज़ों ने थोड़ा महिलाओं को भी इंटरनेट के क्षेत्र में उनकी पहुंच को संभव बनाया है। पहले स्थान पर कौन है इस रैंकिंग में? स्वीडन है, और इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान आता है। अब चलेंगे हम एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर अरुण कुमार का निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले से थे? सिवान, रोहतास, गोपालगंज, पटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोहतास जिले से थे। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेसबुक ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किसानों की बेहतरी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा किया? फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा। तो इसको जो क्लियर ट्रिप है उसको खरीद रही है कौन? अधिग्रहित कर रही है फ्लिपकार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 49th, 49वीं। क्लियर? तो दोस्तों, ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।